हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के इस नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया था वेव मोशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वेव के बारे में। तो उसके कुछ टॉपिक बच गए थे जिसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे, और फिर उसके बाद उस पूरे वेव मोशन के बारे में जितना भी अभी तक हमने पढ़ा पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखने वाले हम लोग कि व्हाट इज मीन्ड बाय शॉक वेव। शॉक वेव क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, मैक संख्या या मैक नंबर क्या होती है। देखिए, जब कोई जेट या कोई जब प्लेन बहुत तेजी से जाती है तो जब वो आगे बढ़ती है तो उसके मूवमेंट की वजह से, उसके मोशन की वजह से, हाई स्पीड की वजह से वहां पर जो उसके आसपास की एयर होती है उससे एसोसिएटेड उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप इसके पहले बर्नौली थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी फ्लूइड की स्पीड जहां ज़्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम आपने ये पढ़ा होगा, P + ½ ρv² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसमें आपने देखा जहां पर v की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों का सम कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू जहां ज्यादा होती है वहां पर p की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब कोई भी जेट या कोई भी प्लेन बहुत तेजी से मूव करता है तो उसके मूव करने की वजह से उसके जस्ट पीछे प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हाई स्पीड की वजह से प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास के एयर होते हैं वो उस प्रेशर, मतलब देखिए आप इस तरह से आप समझिए कि सपोज कि ये कोई जेट है और ये जब इस तरीके से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर प्रेशर, इसके आसपास का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये जब प्रेशर कम हो जाएगा तो अगल बगल की जो एयर है जिसका नॉर्मल प्रेशर है वहाँ से जो एयर होगी वो इस लो प्रेशर की ओर ऐसे मूव करेगी, उसको कवर अप करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ध्यान रखिएगा इस प्रेशर का ही पूरा कमाल है ये, तो हाई स्पीड में मूव करने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है आसपास और इसके रास्ते में, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसके पीछे एक वेव क्रिएट होता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और वो वेव या डिस्टरबेंस कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, आप इसका इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, मतलब इसको मिला दिया जाता है ऐसे। इसी वेव को हम बोलते हैं शॉक वेव, या फिर इसी को बोलते हैं प्रघाती तरंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो खिड़कियों में शीशे वगैरह लगे होते हैं कई बार वो चटक जाते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। तो शॉक वेव इसीलिए नाम रखा गया शॉक। तो इसका मतलब ये है कि ये हाई एनर्जी वाली वेव है, इसकी एनर्जी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होता है जेट की हाई मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट की वजह से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो जेट जो बहुत फास्ट मूव करता है जिसकी वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि साउंड से ज़्यादा, साउंड की जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। तो इनकी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में ना बता के एक नई यूनिट इसके लिए बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड मैक नंबर, यानी कि मैक संख्या। तो ये मैक संख्या क्या है, ये किसी भी जेट की स्पीड को बताने की एक क्वांटिटी है, और ये किसके इक्वल होता है, मैक नंबर कैसे पता करेंगे, ये यूनिट क्या है। तो मैक नंबर का मतलब ये कि इस जेट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड का कितने गुना ज़्यादा है। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो हर एक लिक्विड की, हर एक फ्लूइड की सपोज अपनी एक डेंसिटी होती है, लेकिन एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो जब हम वाटर की डेंसिटी से किसी मीडियम की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का कितने गुना है, तो उस डेंसिटी को हम उस मीडियम का डेंसिटी ना बोल के रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी भी मीडियम की डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तब उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। बिल्कुल वैसे ही तरह की ये चीज़ है, जब हम इस जेट की स्पीड को एग्जैक्टली वैल्यू न बता करके हम साउंड की स्पीड से कंपेयर करके बताएं कि साउंड की स्पीड का 2 गुना है या साउंड की स्पीड का 3 गुना है, तो ये जो 2 और 3 आ रहे हैं वो क्या है, वो मैक संख्या है, मैक नंबर है। तो इस तरह से बहुत तेज मूव करने वाले जेट या प्लेन की स्पीड बताने के लिए ये
यूनिट यूज़ किया जाता है। तो मैक संख्या क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स, जो भी ये सोर्स होगा यहाँ पर, स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, यही है मैक संख्या जो इस जेट की, इस प्लेन की स्पीड को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही एक और वेव है जिसको आप बस समझ लीजिए कि वो, इसको बोलते हैं बो वेव। और ये क्या होता है? तो जैसे लिक्विड, किसी सपोज कि कोई तालाब है, समुद्र है, उसमें जो एक बोट बहुत तेज़ी से चलता है ना, इलेक्ट्रिक उसमें इंजन वगैरह लगे होते हैं, मोटर लगे होते हैं, तो जब बहुत तेज़ी से वो मूव करता है तो उसके पीछे आप देख रहे होंगे एक वेव क्रिएट हो जाती है, कुछ इसी तरह का वो देखने में लगती है। तो उस वेव को वाटर के सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस होता है किसी भी बोट के हाई स्पीड की वजह से, उस वेव को हम बोलते हैं बो वेव। और जेट वगैरह के मूव करने की वजह से जो एयर मीडियम में इस तरह की वेव आती है उसको क्या बोलते हैं? शॉक वेव। ठीक है। तो एयर में शॉक वेव और वाटर या लिक्विड में क्या हो गया? सरफेस पर बो वेव। तो ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। सिंपल सी बात ये याद रखिए कि ये एयर के केस में हम डिफाइन कर रहे हैं और ये वाटर के सरफेस पर, ठीक है। तो जो वेव का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये एक टॉपिक छूट गया था जिसमें से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे तो आपने देख लिया कि वेव के क्लासिफिकेशन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, फिर मैकेनिकल वेव में भी आपने देख लिया लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने देखा सिर्फ ट्रांसवर्सल वेव। तो उसमें आपने साउंड के बारे में पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ें स्टडी की। तो अगर साउंड की क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि साउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, उनकी आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। और ये आप जानते भी होंगे बट एक बार मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट पता है आपको? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, 20 हर्ट्ज से अगर 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी का रेंज है तो वो एक तरह का साउंड होगा, और इससे कम वाला है तो वो अलग है, और इससे ज़्यादा वाला है तो वो अलग है। यही 3 पार्ट है। कौन कौन से? एक तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव, दूसरी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव, और तीसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव। ऐसी वेव को हम बोलते हैं जो लेस देन, ऐसे कर देते हैं लेस देन, और यहां पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो लेस देन 20 फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। और इनको, ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। और ये जो बीच में है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इसको 2 तरीके से बोलते हैं। ऑडिबल वेव भी बोलते हैं, ऑडिबल वेव भी बोल सकते हैं, और इसको सोनिक वेव भी बोलते हैं, सोनिक वेव। ऑडिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ही समझ सकते हैं। ये हमारे कान की, कह सकते हैं, लिमिटेशन है। जैसे हमारे आँख की भी कुछ लिमिटेशन है कि किस वेरिएशन को, कितने मतलब सेकंड में होने वाले वेरिएशन को हम समझ सकते हैं या किसी को नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही कान की भी कुछ लिमिटेशन है, वो किस साउंड को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड होंगे वो हमको सुनाई देंगे। इससे कम वाला भी नहीं सुनाई देगा और इससे ज़्यादा वाला भी नहीं सुनाई देगा।
हिंदी में भी नाम अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपश्रव्य और इसको बोलते हैं पराश्रव्य और इसको बोलते हैं श्रव्य ऑडिबल। ठीक है। अच्छा, अगर आपको साउंड वेव की फ्रीक्वेंसीज पता हैं कि इससे कम फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इनके बीच की फ्रीक्वेंसी, तो इस बेसिस पर आप इनका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं कि ये वेवलेंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक, इसके इधर का वेवलेंथ कितना, इसके इधर का वेवलेंथ कितना। तो क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं v अपान एन से, क्योंकि आपको n तो बताया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी तो बताई जा रही है और स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है। तो जब आप स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर रखेंगे और इन फ्रीक्वेंसीज को रखेंगे तो जो वेवलेंथ यहाँ से निकल के आता है वो वेवलेंथ कितना निकल के आता है। देखिए, दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये कम फ्रीक्वेंसी है और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा और ये कितना आता है 16.6 मीटर। और जब ये ज़्यादा वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की रखते हैं तब जो आता है यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू वो आता है, आप देख लीजिए कि 16.6 मीटर है और ये इसका कितना है 1000 गुना है, तो 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा और 1000 से भाग करने का मतलब कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0.0 आप कह सकते हैं यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंग 0.0166 मीटर। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। यानी जो ऑडिबल साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 1.66 उसकी वेवलेंथ 1.66 सेंटीमीटर से लेकर 16.6 मीटर के बीच में लाई करता है। और जो इंफ्रासोनिक होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 16.6 मीटर से क्या होगी, ज़्यादा की कम। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी इधर क्या होगा, इधर कम होगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम होने से वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी इधर की जो वेवलेंथ है वो 16.6 मीटर से ज़्यादा होने वाली है, कम नहीं। और इधर की जो वेवलेंथ होगी वो इससे और कम होती जाएगी, क्योंकि इसके आगे हाई फ्रीक्वेंसी आप लेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो और कम वेवलेंथ आएगा। तो इससे आगे जो वेवलेंथ है वो घट रहा है और इधर की वेवलेंथ ये बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, या 1.66 सेंटीमीटर से 16.6 मीटर वेवलेंथ वाले साउंड को हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले को नहीं सुन पाएंगे, इससे कम वाले को नहीं सुन पाएंगे। ये वेवलेंथ के टर्म में हुआ, बट आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद रखिए, ये तो आप कभी भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो साउंड हम सुन सकते हैं ये तो ठीक है, इसके अलावा ये जो साउंड है यानी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ये मनुष्य तो नहीं सुन पाते हैं, बट कुछ जानवर जैसे सांप हो गए, चमगादड़ हो गए, मच्छर हो गए, कबूतर हो गए, कहा जाता है कि इन लोग इन सबको महसूस कर सकते हैं। तो जब भूकंप वगैरह कहीं पर आना होता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर ये इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सांप वगैरह होते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं वो उनको पता चल जाता है और वो जंगल से बाहर की तरफ शहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सुनामी वगैरह आने वाला होता है तब भी उनको आइडिया लग जाता है, वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर उनको सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको पता चल जाता है कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके बच गए थे, शॉक वेव और क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इन इंट्रोडक्शन ऑफ वेव के ऊपर प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम में फिजिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसा नहीं है। आप पेपर्स को देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करिए तो आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स जितने आते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी होती है। तो अगर आप थियरी अच्छे से पढ़े हैं, फार्मूले आपको पता है, कोई फैक्टर किस फैक्टर के कितने पावर पर डिपेंड करता है, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कभी भी ऐसा अप्रोच आप मत रखिए कि सिर्फ न्यूमेरिकल बताया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वही सॉल्व कराया जाए। तो हम इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस भी पॉइंट आउट करते हैं जो हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डिस्कस करने लायक है। और थियरी के दौरान हम इसीलिए देखिए, न्यूमेरिकल तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप देखिए पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर ये पूरा मिला करके सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम को छोड़ करके सारा कुछ थियोरेटिकल पोर्शन ही था।
लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आप थियरी को नहीं जानते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो करने में मतलब न्यूमेरिकल तो बहुत टफ नहीं रहेगा, उसमें फार्मूले कोई बहुत बड़े नहीं लगाने आपको, लेकिन थियरी नहीं पता है तो आप उसका आंसर बता नहीं पाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। उसका एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जैसे दिया हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 5 हर्ट्ज, देन इट इज अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव नहीं पता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का रेंज कितना होता है फ्रीक्वेंसी का, ये नहीं पता है तो ऐसे सवालों को आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर तो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी दे दिया तो ये और आसान भी हो गया। ऐसा भी कर सकता था, यहाँ पर आपको वेवलेंथ देता और आपसे कहता अब बताइए कि ये किस रेंज में आता है, तो वेवलेंथ देता तो आप उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते। या अगर आपको वेवलेंथ सीधे सीधे याद है जो हमने अभी पीछे आपको बताया 16.6 मीटर से लेकर 1.66 सेंटीमीटर, तो आप अगर उससे कंपेयर करते हैं तब तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे। या तो आप यही कर लीजिए कि जो भी वेवलेंथ गिवन है आप उससे फ्रीक्वेंसी निकालिए, स्पीड का फार्मूला यूज करते हो v = n × लैम्डा से, और फिर उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि वो इंफ्रासोनिक होगा कि अल्ट्रासोनिक होगा कि ऑडिबल होगा, है ना। तो है तो आसान, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक इनका रेंज कितना होता है तो फिर इस क्वेश्चन को देख के आप कैसे बता पाएंगे ये किसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि जिस लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम कम कराए हैं और इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उसके जो व्यूज़ वगैरह है ना वो उसी तरीके से अफेक्टेड होए गए। यानी लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, आप जैसे लोग जो देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि शायद उनको ये लगता होगा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या फ़ायदा है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हमको तो न्यूमेरिकल करना है। तो भाई अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वही तो कराया जाएगा आपको। यहाँ पर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ये नहीं। अब आप बताइए नेट जेआरएफ का अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, उनका सिलेबस पढ़ने लग जाए, तो क्या आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में सिलेक्शन हो जाएगा? ये कंफर्म है। जबकि नेट जेआरएफ का जो लेवल है वो क्वेश्चंस का अलग लेवल हो गया। लेकिन आप उस लेवल को करने से क्या फायदा भाई, आपका इसका सिलेबस है, इसका पैटर्न है, आप इस लेवल में रहिए ना। तो इसी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। नॉलेज ठीक है, अपनी जगह अच्छी बात है, बट सिलेबस के हिसाब से नॉलेज होना चाहिए कि इस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने पास सिलेबस रखिए और अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि आपको सपोज मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप जेसी उपाध्याय लेकर बैठ गए और जेसी उपाध्याय की पूरी बुक अब पढ़ने लगी, इतनी मोटी सी बुक है। थर्मल फिजिक्स पढ़ना है, आप लगे जो है पूरा ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम की बुक पढ़ने लगे। वो पॉइंट को पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। और मैक्सिमम चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट के दायरे में ही आती हैं। कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 10 से 15% ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हैं और मोस्टली वो फर्स्ट ईयर से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो वो सब मैं अरेंज करके आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो सब आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक काम करिए कि जितना आप महत्व इस न्यूमेरिकल को देते हैं उतना ही महत्व आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी दीजिए, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर भी और जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उसमें भी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। किसी भी मीडियम में मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है, अब मैकेनिकल वेव की ही बात हम कर रहे हैं क्योंकि मीडियम अगर ले लिया है आपने तो मीडियम की रिक्वायरमेंट किसको होती है? मैकेनिकल वेव को ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम से कोई मतलब है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी को बोलते हैं जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैकेनिकल वेव जब मीडियम में चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? 4 ऑप्शन है। सबसे पहले वेव के एम्पलीट्यूड पर, दूसरा है वेव की इंटेंसिटी पर, तीसरा है उस मीडियम की इलास्टिसिटी पर, और चौथा है उस मीडियम की इलास्टिसिटी, इनर्शिया और फिजिकल स्टेट पर। तो देखिए लेक्चर के दौरान हमने जब आपको वेव डिफाइन किया था तो उसके जस्ट बाद हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में आपने देखा कि जो पार्टिकल होते हैं वेव के वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। जो वेव होती है उसके प्रोपागेट होने से एनर्जी और मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इससे ही इसी तरह से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या ट्रांसफर होता है? तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने इसको भी मेंशन किया था कि वेव की जो स्पीड होती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है उस मीडियम की इनर्शिया, उसकी इलास्टिसिटी और उसके स्टेट पर कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना।
तो आपने देखा कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ जो वेव है वो अलग अलग होती है, तो स्टेट पर भी डिपेंड करता है, इनर्शिया पर भी डिपेंड करता है और इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करता है। जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव उतना ज़्यादा होगा। तो सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिक्विड, और सबसे छोटे नंबर पर सबसे कम वैल्यू जो होती है स्पीड की वो गैस में होती है। तो ये सब चीज़ें देखिए किस तरीके से आपस में एसोसिएटेड हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि जो स्पीड होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी और इस पर भी, यानी कि यही ऑप्शन नंबर जो 4 है यही करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था लेकिन यहाँ ओनली अगर न लिखा होता तो ये करेक्ट होता, और अगर ये ऑप्शन दे दिया है और वो ऑप्शन भी दे दिया है तो आपको देखना ही पड़ेगा कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है, प्रेफरेंस आपको किसको देना चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसलिए ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 5 हर्ट्ज, इट इज अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। पहली बात तो ये माइक्रोवेव और रेडियो वेव जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेव आते हैं, जैसे मैकेनिकल वेव में बहुत सारी वेव आती हैं। तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट ही आप देख लीजिए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि साउंड की वेवलेंथ को अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वो 16 समथिंग मीटर से 1 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर इस तरह से आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका जो रेंज होता है वो साउंड या मैकेनिकल वेव के रेंज से बहुत ही अलग है। और यहाँ पर सीधे सीधे दिया हुआ है कि 5 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से। वहाँ पर हम इसको आपको बताएंगे कैसे याद करना है और क्या क्या इसके रेंजेज होते हैं। तो 5 हर्ट्ज जो इसकी फ्रीक्वेंसी है आप देख लीजिए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, इसको ऑडिबल बोलते हैं, और इससे कम वाले को इंफ्रासोनिक और इससे ज़्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक। तो ये लेस देन 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि इंफ्रासोनिक हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। और यहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ देते तब यही क्वेश्चन पूछते, तो आप पहले उससे फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट करते इस फार्मूले से, v = n × लैम्डा। स्पीड ऑफ साउंड आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, या तो आप वही 332 मीटर पर सेकंड यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ से n निकालेंगे और वो n आपको बताएगा कि जो वैल्यू आई है वो किस रेंज में लाई कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये न्यूमेरिकल है। अ 5.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 0.035 किलोग्राम इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आप देख लीजिए कि लॉकडाउन का कुछ इस तरीके से असर हो गया कि स्ट्रिंग को भी टेंशन होने लगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 77 न्यूटन, द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होगी, मैकेनिकल वेव यानी साउंड वेव की स्पीड कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो मैकेनिकल वेव की स्पीड के लिए हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव होते हैं वो सॉलिड में यानी स्ट्रिंग के केस में उसका फार्मूला क्या होता है। तो किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है, और ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड किसी भी स्ट्रिंग में कैसे निकाली जाएगी, तो फार्मूला था v = √T/m। एक तो ये था, इसी को सिंप्लीफाई करते तो T/πr²d, और इसको भी सिंप्लीफाई करते तो इसको लिखते √stress/डेंसिटी। ये इतने तरीके थे स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव कैलकुलेट करने के। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम तीनों में से कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर ये 5.5 मीटर लॉन्ग यानी कि ये लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, कितना टेंशन फोर्स यानी टी कितना है ये दिया हुआ है। तो ये टी की वैल्यू हुई, ये एम की वैल्यू हुई, और ये एल की वैल्यू हुई। दैट मीन्स आपको ये फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है। तो सॉल्व करते हैं, v = √T/m, और यहाँ पर T का मतलब सीधे सीधे टेंशन फोर्स यानी 77 न्यूटन, बिल्कुल करेक्ट है। M का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास नहीं। तो मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए टोटल मास को लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल मास कितना है, ये है 0.035 अपान लेंथ है आपका 5.5। अब चाहे आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.35, और अपान में कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35/55, ये तो 35 बन गया, और नीचे जो 100 रहेगा 10 पावर 2
वो ऊपर ले जाके आप इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं इसके साथ। ये स्मॉल m की वैल्यू आपने निकाल ली, किलोग्राम पर मीटर। पुट कर देते हैं इसमें, तो ये 77/m की वैल्यू है 35/55 और इनटू में 10⁻⁻², और ये 55 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻² भी यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यानी ये आ गया 77 × 55/35 और इसी 55 के साथ में 10⁻⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻+2 का मतलब कि रूट से बाहर अगर हम निकालें तो 10 निकल जाएगा, और 5 से कैंसिल करिए, नहीं इसको कैंसिल करिए 11 आएगा, और इसको कैंसिल करिए 7 आएगा, और 7 से इसको कैंसिल करिए 11 आएगा, तो 11 × 11 रूट के अंदर है तो 11 बाहर आ जाएगा, 10 पहले ही बाहर निकला है तो कुल मिला के 110 आ गया, और ये स्पीड है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाए। किस स्पीड का, तो जो 27 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड होता है उसका डबल हो जाए। तो हमको तो यही नहीं पता कि 27 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप T1 मान सकते हैं, और इस टेम्परेचर पर जो स्पीड होगी उसको आप V1 बोल सकते हैं। तो सपोज V1 की वैल्यू V है, और ये जो T1 आया है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, कैपिटल T में, तो 273 प्लस कर दीजिए तो ये चेंज हो जाता है केल्विन में, तो 300 केल्विन आ गया। तो 300 केल्विन पर सपोज की वो स्पीड जो है साउंड की वो V है, तो आपको नया टेम्परेचर T2 पता करना है, और इस T2 टेम्परेचर पर जो स्पीड होगी वो इस 27 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड थी उसका 2 गुना है। तो यानी कि आप कह सकते हैं V2 की वैल्यू जो है वो V1 का जस्ट 2 गुना है, तो ये जो T2 होगा वो T1 से कितना ज़्यादा या कम होगा यही आपको बताना है। तो साउंड या मैकेनिकल वेव की स्पीड के फार्मूले आपको पता ही हैं, तो V = ये कितना होता है, टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हम फार्मूला लिखें तो γ/T/m, यही है। तो इससे पता चलता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, और हमने इसका आपको ग्राफ भी बताया था। तो यहाँ से अगर आप दो केस लेंगे तो V1/V2 = कितना आ जाएगा, √T1/T2। वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 की जगह पर V, V2 की जगह पर 2V अपान ये हुआ 300/T2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 = √300/T2। स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/4 = 300/T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 केल्विन, यानी वो टेम्परेचर कितना होगा, 1200 केल्विन। तो 1200 केल्विन पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस पर, या कह लीजिए 300 केल्विन पर जितनी स्पीड थी उसका 2 गुना हो जाएगा। बट यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सब डिग्री सेल्सियस में है, और क्वेश्चन में भी जो टेम्परेचर था वो डिग्री सेल्सियस में था, बट फार्मूले में केल्विन आता है इसलिए हमने ये सारा कन्वर्ट किया। तो इस केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना है। तो T2 कितना हो जाएगा, स्मॉल T2 ये आ जाएगा 1200 है, इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, 200 माइनस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और उसमें से 73 और माइनस कर देंगे तो 927 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी वो टेम्परेचर कितना है, 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। कभी भी जब टेम्परेचर या उस गैस में वेरिएशन किया जाए, ये मॉलिक्यूलर वेट है गैस का, तो अगर अलग अलग गैसों के लिए बात होगी तो मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। अगर गैस वही है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर्स पर बात होगी तो T1 और T2 इस तरीके से आप रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अ पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक की, और आप देख लीजिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो इसलिए अल्ट्रासोनिक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज, यानी आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ बताना है। तो साउंड वेव या मैकेनिकल वेव के लिए जब आप फार्मूला पढ़ रहे थे तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच में एक रिलेशन देखा था, और वो रिलेशन क्या था, V = n में लैम्डा। तो इसी फार्मूले में अगर हम V की वैल्यू रख दें, अब देखिए यहाँ 330 दिया हुआ है ना, और हमने आपसे कहा था कि ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 330 हो सकता है, कभी 332 हो सकता है, 331 हो सकता है, 334 भी कई जगहों पर रहता है। तो इसलिए वो फ्लक्चुएशन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे।
तो ये 330 इज इक्वल टू n फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 6 6 और 3 और 0 इंटू लैम्डा, और सारे अपने यूनिट में है, ये हर्ट्ज में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये वेवलेंथ मीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 330 अपान 66000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 33 और ये 66 है 2 टाइम्स और ये 2 हुआ, तो यानी 1/200। तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/2, और ये जो 100 है इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻², डिवाइड कर देंगे तो 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻², इतना क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। लेकिन जितने भी ऑप्शन है वो सब सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा करके, यानी 10 के घात 2 से गुणा कर दीजिए सेंटीमीटर। अब ये दोनों मिलकर 10⁻0 होंगे, 10⁻0 किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाई, अफेक्टेड बाई नहीं, नॉट अफेक्टेड बाई, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो इन चारों क्वांटिटी में से किस क्वांटिटी से अफेक्टेड नहीं होती है, किसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये देखिए हमने 5 आपको इफेक्ट बताए थे, हमने आपको प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड और फ्रीक्वेंसी, ये पांचों फैक्टर हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से आपने देखा है कि प्रेशर और फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ता। प्रेशर का तो असर पड़ सकता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रेशर चेंज करने से भी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू इस तरीके से था, √γ/P/d, सिंप्लीफाई करने के बाद यही आता है γ/RT/m। तो जो P/d की वैल्यू है उसी की जगह पर RT/m आता है, जिसमें से R और M एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें तो पूरा P/d की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, और एक लास्ट में आपने देखा था फ्रीक्वेंसी का भी कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, ह्यूमिड एयर जो मॉइस्ट एयर होता है, नम वायु होती है बारिश के मौसम में, उसमें भी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड ऑफ विंड की अगर बात करें तो विंड अगर साउंड के डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाता है और अपोजिट है तो माइनस हो जाता है। तो ये तीनों असर दिखाते हैं, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्रेशर हो जाएगा। इसी प्रेशर को हटाकर यहीं पर फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, तो ये क्वेश्चन 6 हो गए। अभी और भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड। तो उस लिक्विड का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड पता है, उस लिक्विड की डेंसिटी पता है। तो किसी भी लिक्विड में मैकेनिकल वेव के ट्रांसमिट होने की जो स्पीड होती है वो फार्मूला आपने लिक्विड के केस में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू √B/d, है ना। लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड के प्रोपागेट करने की स्पीड का ये फार्मूला है। तो इसमें ये B आपसे पूछा जा रहा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B, और ये भी पता है, ये भी पता है, और दोनों अपने MKS यूनिट में है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पहले तो इसका रूट हटाइए स्क्वायर करके, तो B² इज इक्वल टू B/d, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा V² × d। V² यानी कि ये 1500 है, इसका स्क्वायर करना है, और इंटू d 1 × 10⁻³ कितना आ जाएगा 15, ये 2 5 आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 0 है और स्क्वायर है तो 10⁻4 बनेगा यहाँ से, और ये 10⁻3, तो 10⁻7 हुआ, तो 2 2 5 × 10⁻7। लेकिन कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, 1 या 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको आप अगर 2.25 लिखेंगे तो यहाँ से 10⁻2 बाहर निकलेगा और ये मिलके 9 बन जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों का यूनिट सेम होता है, और वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज स्ट्रेस या प्रेशर के इक्वल। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2.225 × 10⁻9, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड इज 8 × 10⁻, इसी तरह का ये क्वेश्चन है बट क्वांटिटी कुछ और पूछी जा रही है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड इज 8 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट लिक्विड, और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। और इसी पैटर्न पर बिल्कुल ये इसी तरीके का सवाल हो गया, तो इक्वेशन आपको पता चल गया लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड के लिए, तो उसी इक्वेशन को आपको यूज करना है और स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप ही को करना है और सारे फार्मूले मेंशन हो चुके हैं कि मैकेनिकल वेव सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में जब ट्रांसमिट होती है तो क्या उसके लिए फार्मूला होता है। उसमें भी अगर ट्रांसवर्सल वेव के लिए हम देखें तो उसमें आपको हमने स्ट्रिंग का एक फार्मूला बताया था, v = √T/m, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी इससे पहले करा दिया है। तो आपको देखना है उसमें से कि कौन सा फार्मूला यहाँ लागू होगा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज सेम। ऑक्सीजन में किस टेम्परेचर पर साउंड की जो स्पीड है वो उतनी ही होती है जितनी कि नाइट्रोजन में 14 डिग्री सेल्सियस पर होती है। नाइट्रोजन में 14 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जितनी स्पीड होती है उतनी ही स्पीड अगर हमको ऑक्सीजन के लिए चाहिए तो किस टेम्परेचर पर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा कि ऑक्सीजन में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो नाइट्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड एट 14 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 55 डिग्री सेल्सियस, 57, 13, 52 डिग्री सेल्सियस, 770 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। और अगर देखिए पीछे के लेक्चर को आपने अच्छे से समझा हुआ है और ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि सारे फार्मूले स्पीड से रिलेटेड हैं, तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव इन सॉलिड, और उसमें भी स्ट्रिंग का केस ये हमने मेंशन किया। उसके बाद जो तीनों फार्मूले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो वो लॉन्गिट्यूडनल यानी साउंड के लिए है। तो यहाँ क्वेश्चन सीधे से साउंड का पूछा जा रहा है, तो आप सीधे किस में जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल के लिए जितने 3 फार्मूले आपको बताए गए सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में, उन्हीं फार्मूले में आपको ढूंढना है इसको और सॉल्व करना है। एक चीज हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए जो उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए N2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, अगर इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर 714 होता है, तो ये डाई एटॉमिक गैस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट होता है 16, तो मॉलिक्यूलर वेट, ये 2 एटम इसके रहते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो ये कितना हो जाएगा 32। ये हम आपको यहाँ पर हिंट के तौर पर हमने बता दिया, अगर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप ये यूज कर सकते हैं वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, देखिए ये कैसे होगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड पता है, तो उससे किसी भी हायर टेम्परेचर पर अगर आपको पता करना है तो एक फार्मूला आपने पिछली क्लास में देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, लेकिन वो स्पीड ऑफ साउंड जिस रेशियो में बढ़ता है उसको हमने सॉल्व किया था, तो डिग्री सेल्सियस के लिए वो फार्मूला आया था VT = V0 + 0.61 × T। यानी कि अगर आपको किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड पता करना है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड पता होना चाहिए, और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आप स्पीड ऑफ साउंड चाहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पता है तो 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 15, 18 किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड आप पता कर सकते हैं। तो यही V0 की वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ रख देंगे 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61 × T की वैल्यू है, T फॉर टेम्परेचर यहाँ पर, और ये डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे तो ये 35 है। मल्टीप्लाई इसको करके और 332 में ऐड करेंगे तो ये पूरा लगभग आ जाता है 353 मीटर पर सेकेंड के आसपास लगभग। ठीक है, तो 353 मीटर पर सेकेंड के आसपास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आती है। तो आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C आपको यहाँ पर मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो ये फार्मूला भी कई बार इस पर भी सवाल आ चुके हैं कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर इतनी स्पीड थी तो 10 पर बताइए, 15 पर बताइए, 25 पर बताइए। तो सिर्फ आपको क्या करना, सीधे सीधे टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, V0 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही पुट करना है। कई बार हमने कहा आपसे 332, 334 भी रहता है, 330 भी रहता है, तो वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने इसका थ्योरी का पार्ट कवर किया था
और कुछ टॉपिक बच गए थे थियोरी के, तो वो कुछ पॉइंट्स और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स वो सारे आज कंप्लीट हो गए। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। जो ये समय मिला हुआ है, एग्ज़ाम जो आपका डिले हो रहा है, इसका आप बेनिफिट उठाइए और जितना भी समय मिल रहा है उसको आप भरपूर इस्तेमाल करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक